स्टालिन और अखिलेश की मुलाकात क्या कहती है? क्या कांग्रेस से इतर इंडिया गठबंधन में कोई प्रेशर ग्रुप बनकर तैयार हो रहा है? कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए क्या है इसके मायने, और अखिलेश यादव आखिर चाहते क्या है? हम आज इसे समझेंगे। ये भी जानिए कि वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के बहाने आज इस मंडल और कमंडल की राजनीति का कौन सा संदेश देने की कोशिश हुई है? अखिलेश यादव ने कैसे आज एक बार फिर इस मंडल की राजनीति को भुनाने की कोशिश की है, इसकी शुरुआत की है, और वो भी कहां? सुदूर दक्षिण चेन्नई में। यह भी समझेंगे इसके मायने, और आखिर में जानिए कि आखिर योगी सरकार ने अचानक ताबड़तोड़ ये जो लाउड स्पीकर उतारने शुरू किए हैं, तकरीबन 3000 आज उतार दिए और अगले एक महीने तक धर्मस्थलों पर यह कैंपेन चलेगा। इसके पीछे की वजह क्या है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज चेन्नई में हुआ और तमिलनाडु सरकार ने इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव को न्योता दिया था बतौर मुख्य अतिथि। अखिलेश यादव पहुंचे भी और बहुत सारी बातें आज वहां पर हुई। लेकिन आखिर तमिलनाडु में वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के पीछे की ये पॉलिटिक्स है क्या? एक तो कमंडल पर मंडल की राजनीति, वो हम अलग समझेंगे, लेकिन आखिर अखिलेश यादव जो अब से कुछ महीने पहले तेलंगाना के सीएम से मिलने गए थे और आज वो चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ थे, जहां इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। दरअसल एक कोशिश इस इंडिया गठबंधन के भीतर क्षेत्रीय दलों की ऐसी हो रही है जिसमें कांग्रेस से इतर एक अलग ग्रुप बन जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, खासकर चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त अखिलेश और कांग्रेस के बीच की तल्खी बढ़ी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ दिन पहले बयान देने शुरू किए और अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से उनकी अलग से जो मुलाकात हुई है या इस कार्यक्रम में जो उन्होंने शिरकत की है, ये साफ दिखा रहा है कि अब क्षेत्रीय दल, खासकर जो मजबूत ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, वो अब एक साथ हो रहे हैं, यानी कि इस इंडिया गठबंधन के भीतर वो रीग्रुप कर रहे हैं। आज इस मुलाकात के बहुत ही बड़े निहितार्थ हैं। इंडिया गठबंधन में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे स्टालिन की डीएमके हो, ममता बनर्जी हो, इस तरह के जितने क्षेत्रीय दल हैं जो आज कांग्रेस से काफी मजबूत स्थिति में अपने अपने राज्यों में हैं, वो सभी कांग्रेस को उसकी कह सकते हैं कि हैसियत में रखना चाहते हैं। तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी और स्टालिन की जो तल्खी है वो पिछले कुछ दिनों में सामने आई है, और यही वजह रही कि आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव तो बुलाए गए, न सिर्फ बुलाए गए बल्कि उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को बुलाया तक नहीं गया, जो कि तमिलनाडु में उनकी साझेदार है। तो इसके क्या मायने हैं? दरअसल इसके मायने साफ हैं कि अब जब 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी से इतर इन क्षेत्रीय दलों का एक अनकहा मोर्चा होगा, और यह मोर्चा कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाएगा। यह दबाव कब बनेगा, कैसा बनेगा, यह तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के भीतर एक नए तरीके का समीकरण, एक नए तरह की केमिस्ट्री जन्म ले रही है। अखिलेश और कांग्रेस यादव की जो तल्खी है किसी से छुपी नहीं है। स्टालिन और कांग्रेस के बीच में भी एक तल्खी सामने आई है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव बीआरएस प्रमुख से मिले, जाकर के मिले और अचानक मिले। हालांकि बीआरएस अभी इस इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रहा है, और वो ये कि अब जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों के बाद
जब भी इंडिया गठबंधन अपनी बैठकें करेगा तो तय मान लीजिए कि क्षेत्रीय दलों का एक नया प्रेशर ग्रुप बनकर तैयार होगा और वो प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सरदर्द साबित होगा। अखिलेश से रिश्ते निश्चित तौर पर तल्ख हैं। नीतीश कुमार ने भी इस बात का एहसास करा दिया है कांग्रेस पार्टी को कि मीटिंग नहीं बुला करके कांग्रेस पार्टी बड़ी गलती कर चुकी है और अब ऐसे क्षेत्रीय दल जो इन मीटिंग्स में बिल्कुल खामोश थे, जैसे स्टालिन यानी कि डीएमके, वो भी आने वाले वक्त में अपनी भूमिका निभाएगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को झटका देने की तैयारी में है। झटका का मतलब ये नहीं कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाएगी, बल्कि वो अब अपने टर्म पर पॉलिटिक्स करेगी, अपने टर्म पर इस गठबंधन में रहने की बात करेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर ला रही है, हो सकता है समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को के कई नेताओं को अपने पाले में ले जाए। यानी कि एक इनर कॉन्ट्रडिक्शन इस इंडिया गठबंधन के भीतर दिखना शुरू हो चुका है और अब ये नया प्रेशर ग्रुप है जो इस इंडिया गठबंधन के आने वाले बैठकों में दिखाई देगा। अब अगली खबर। तो आज डीएमके को और समाजवादी पार्टी को विश्वनाथ प्रताप सिंह, जी हां, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, वो अचानक ही याद आ गए। जी हां, कई दशकों के बाद अब वीपी सिंह की याद उन तमाम पार्टियों को आने लगी है जो मंडल की राजनीति के पुरोधा है। वीपी सिंह की शायद ही आपने कहीं आदमकद प्रतिमा बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत के राज्यों में आपने देखी हो, लेकिन वीपी सिंह एक मसीहा के तौर पर उनकी प्रतिमा आज चेन्नई में लगाई गई। मौके पर मौजूद थे अखिलेश यादव। तो आखिर क्या वजह है कि कई दशकों के बाद आखिर वीपी सिंह मंडल की राजनीति करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें याद आ रहे हैं या अब उनके आइकॉन बन रहे हैं। दरअसल कमंडल की राजनीति ने देश में कुछ इस तरीके से जोर पकड़ा हुआ है। कमंडल की राजनीति यानी हिंदुत्व की राजनीति ने कुछ इस तरीके से बीजेपी को शीर्ष तक पहुंचा रखा है कि अब देश की तमाम ऐसी पार्टियां जो कमंडल की काट मंडल से ढूंढती थी, अब वो उन आइकॉन्स को ढूंढकर सामने ला रही हैं जिन्होंने कभी हिंदुत्व के काट के लिए आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो ढूंढा था और ये सबसे पहले प्रयोग किया था वीपी सिंह ने। जी हां, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस की गोद से निकले थे, लेकिन वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा बनकर तब उभरे जब उन्होंने प्रधानमंत्री रहते मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तब आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है वो देश भर में फैला। कई छात्रों ने बकायदा आत्मदाह करने की कोशिश भी की और उसके बाद ये जो पूरा आंदोलन था इसने एक नई शक्ल ले ली। अब जबकि इतने दशकों के बाद सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें बीजेपी का सीधा खतरा दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर कमंडल के सामने मंडल को करने की कोशिश हुई, क्योंकि मंडल की राजनीति सीधे सीधे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से जुड़ती है और लोगों को वीपी सिंह का वो दौर याद आता है जब उन्होंने एक झटके में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी और उसके बाद तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ऐसे जगहों पर जो भी मंडल की राजनीति करने वाले दल हैं उनकी जो सत्ता आई वो लगभग आज तक कायम रही। बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी चाहे मुलायम सिंह हो चाहे मायावती हो, उनकी सत्ता लंबे समय तक रही। अब जबकि बीजेपी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, एक बार फिर
कमंडल के काट में मंडल को उतारा जा रहा है और उन्हें लगता है कि आरक्षण की जो पॉलिटिक्स है, आरक्षण की जो बात है, उसे जब तक वापस नहीं लाया जाएगा बीजेपी को जमीन पर हराना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि पहले जातिगत जनगणना और उसके बाद जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस स्लोगन के साथ अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात की जाए, अगर नौकरियों में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जाए, जातिगत जनगणना की बात की जाए, तो वीपी सिंह से बड़ा चेहरा कम से कम इस दौर में और कोई नहीं होगा। इसलिए वीपी सिंह को एक बार फिर एक आइकॉन के तौर पर अब सामने लाया जा रहा है, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशें उन्होंने ही लागू की। आज अखिलेश यादव इस मौके पर चेन्नई में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सचमुच इस नई मंडल की पॉलिटिक्स को परिभाषित कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सदियों से वो लोग खुद दबे कुचले और पीड़ित रहे हैं, लेकिन जब ये आरक्षण का आंदोलन चला और कई छात्रों ने खुद को खुद आत्मदाह करने की कोशिश की थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो दर्द जानते हैं कि पीढ़ियों तक दबाए जाने का दर्द क्या होता है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो जो लोगों ने कभी अपनी जान दे दी, आज 10% EWS आरक्षण को भी मांगने में सबसे आगे थे। तो कभी जो लोग हमें और आपको हिस्सा देने के लिए अपने आप को खत्म कर रहे थे, उस समय के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस जिम्मेदारी निभाई, उनको न जाने किन किन बातों से कहा गया, क्या क्या उस समय के लीडर्स को कहा गया। वही लोग आज EWS के बहाने 10% का आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन हमने और आप में से किसी का विरोध नहीं किया। और इसलिए नहीं विरोध किया क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों साल से जो चीजें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। अखिलेश यादव ने अपने दर्द की बात कही और साथ साथ ये भी इशारा किया कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार अब सरकारी नौकरियों को भी निजी तौर पर सरकारी नौकरियों का भी निजीकरण कर रही है, यानी कि अब नौकरियां ठेके पर आ रही हैं। सुनिए अखिलेश यादव। अभी यहीं खत्म नहीं हुआ सिलसिला, कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस के साथ साथ हमें कैसे बराबर खड़ा किया जाए। और जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सोचिए, जिस लेगेसी को हम लेकर के जा रहे हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने हक और सम्मान दिलाया है, अगर ये चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो शायद हमारा वो सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो बीजेपी के इस काट के लिए, यानी कि बीजेपी के जो उनके आइकॉन्स रहे हैं, अब उनके सामने वीपी सिंह को आइकॉन के तौर पर खड़ा किया जाएगा। आने वाले वक्त में आपको वीपी सिंह कई जगहों पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जा सकती है, क्योंकि वीपी सिंह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरक्षण में और खास करके सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर उनकी पहचान रही है। आपको बता दें कि कभी वीपी सिंह की मुलायम सिंह यादव से नहीं बनी, यानी कि मुलायम सिंह यादव और वीपी सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी रहे सियासी तौर पर। वीपी सिंह का दक्षिण भारत में उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन विडंबना देखिए कि उनकी पहली या यूं कहें उनकी जो कुछ आदमकद प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, उसमें अगर सबसे बड़े स्तर पर हो रही हैं तो वो चेन्नई में, जहां उनकी फॉलोइंग नहीं के बराबर थी। और उनके साथ आने वाले अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी की पॉलिटिक्स से हमेशा वीपी सिंह ने खुद को अलग रखा, लेकिन वैचारिक तौर पर शायद ये सब एक रहे। अब अगली खबर।
और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक बार फिर लाउड स्पीकर के खिलाफ, यानी कि जो धर्म स्थल हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, उसके खिलाफ अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू किया है। आज तकरीबन 60,000 से ज्यादा ऐसे ध्वनि यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर की जांच की गई जो अपने मानक से ज्यादा आवाज से मंदिर और मस्जिदों पर लगाए गए थे, और तकरीबन 3200 से ज्यादा ऐसे लाउड स्पीकर मस्जिदों से और अन्य धार्मिक स्थानों से उतार लिए गए जिनका वॉल्यूम ज्यादा था। 2 घंटे सुबह 5 से 7 ये अभियान चला है और अगले 1 महीने तक ये अभियान चलता रहेगा। यानी कि एक बार फिर योगी सरकार ने जो लाउड स्पीकर हैं उनके खिलाफ अभियान शुरू किया है। अब देखना यह है कि इस अभियान का असर कितना होता है, क्योंकि एक बार पहले भी ये अभियान बहुत सख्ती से और बहुत सतर्कता से चला था और मस्जिदों पर और मंदिरों पर जो लगाए गए लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाजें कम की गई थी। एक बार फिर ये अभियान शुरू हुआ है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। कुछ तस्वीरें इसमें आपको बाराबंकी की मिलेंगी, इटावा की हैं, कौशाम्बी की हैं, जहां पुलिस वालों ने अलग अलग धर्मस्थलों से इन लाउड स्पीकर को उतारा है। अगले 1 महीने तक ये अभियान अभी आगे चलता रहेगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।